मुकेश अंबानी असली जिंदगी के रॉकी भाई हैं। हाँ जी, रॉकी भाई के पास जैसे केजीएफ था ना, सोने की खान जहां से खूब पैसा आता था, वैसी एक सोने की खान और यहाँ पे बोलूं पैसे का कुआं तो मुकेश अंबानी के पास भी है। लेकिन वो है कौन सा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। इंडिया की सबसे ज्यादा रेवेन्यू बनाने वाली कंपनी रिलायंस, सबसे ज्यादा प्रॉफिट बनाने वाली रिलायंस, सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस। अरे इतनी बड़ी कंपनी के बारे में आखिर आप जानते क्या हो? मुझे चैट बॉक्स में बताओ, रिलायंस आखिर पैसा कैसे कमाती है? मोटा भाई पैसा कैसे कमाते हैं? मैंने मेरे दोस्तों से पूछा, ऑफिस में पूछा, सबको अब्बा डब्बा जब्बा है। कोई कह रहा है शायद जियो, कोई कह रहा है ये रिटेल है, कोई कह रहा है बहुत सारे बिजनेस हैं। एग्जैक्टली कोई बता ही नहीं पा रहा कि ये हमारे देश का सबसे अमीर आदमी आखिर पैसा कैसे कमा रहा है। वो राज मैं आज खोलूंगा। और मैं आपको एक बात बताऊं, इनके पास जो राज है, जो पैसे का कुआं है, वो इतना बड़ा है कि ये सुबह रॉकी भाई को खरीद के शाम को बेच देंगे, इतना पैसा है। तो कौन सा है वो रिलायंस के पैसे का कुआं जिसके होने के कारण वो सोचते ही नहीं है कोई भी कंपनी खरीदनी हो, कुछ भी करना हो, ले ले भाई ले ले, छोटे पैसे में भी ले ले, क्योंकि हमारे पास पैसे का कुआं है। वो पैसे का कुआं है जामनगर रिफाइनरी। तो आज की पूरी वीडियो में बात करूंगा कि जामनगर रिफाइनरी इन्होंने कब लगाई थी, कैसे लगाई थी, क्यों लगाई थी, ये काम कैसे करती है, कितने पैसे कमा रही है, और अल्टीमेटली ये जब स्ट्रेटजी के बारे में आपको बताऊंगा, आपको एक झलक मिलेगी मुकेश अंबानी के दिमाग की कि आखिर वो सोचता कैसे है, काम कैसे करते हैं। तो वीडियो अंत तक जरूर देखना, बहुत रिसर्च के साथ लाया हूं और शायद पहली बार कोई इतना डिटेल में जामनगर के बारे में बोलेगा। तो मुकेश अंबानी जी की नज़र में आने से पहले आपकी नज़र में मैं आ जाऊँ तो वीडियो को लाइक कर देना और जगह जगह शेयर कर देना। वादा रहा, करें आगे। जय माता दी। तो बात करते हैं असली जिंदगी के रॉकी भाई मुकेश अंबानी जी के केजीएफ की। केजीएफ में जैसा ना कोलार गोल्ड फील्ड कि वो गोल्ड की इतनी सारी माइंस हैं कि रॉकी भाई कमा रहा है। इससे भी बड़ा सेटअप रियल लाइफ में है जामनगर रिफाइनरी का। ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी रिफाइनरी है। अब आप बोलोगे राहुल जी रिफाइनरी करती क्या है, ये बताओ। सर देखो, इस चैनल का उद्देश्य आम आदमी को देसी भाषा में समझाना। तो रिफाइनरी का सिंपल सा काम है कि जो भी क्रूड ऑयल आता है उस ऑयल को प्रोसेस करना पड़ता है, तब जाके वो यूज लेने काम होता है। ठीक, तो फॉर एग्जांपल एक क्रूड ऑयल आया, क्रूड ऑयल गाड़ी में डालोगे ना, गाड़ी फूक जाएगी पहले दिन। तो कोयल आता है, वो प्रोसेस होता है, फिर उसी से पेट्रोल बनता है, उसी से डीजल बनता है, उसी से केरोसिन बनती है, और उससे ऐसे 50 या 100 से ज्यादा केमिकल बनते हैं। तो ये क्रूड ऑयल को इन चीजों में बदलने के लिए जो काम में आती है वो होती है रिफाइनरी। और वर्ल्ड की सबसे बड़ी किसके पास है? मोटा भाई के पास। तो रिफाइनरी कैसे काम करती है समझ में आ गया? ठीक है, अब ये रिफाइनरी डालने का आइडिया मुकेश अंबानी जी को आया कैसे? ये स्ट्रेटेजी है उनकी, जिनको मैं बहुत ज्यादा मानता हूँ, जिनका मेरी जिंदगी पे बहुत बड़ा असर है, धीरूभाई अंबानी जी की। उनकी स्ट्रेटजी क्या थी कि भैया वेंडर्स पे ज्यादा डिपेंडेंट नहीं रहते। अगर अपने को ग्रो करना है, अपने को सस्ता माल चाहिए, जो माल खरीद रहे हैं वो माल खुद ही बनाने लग जाओ। तो याद करो इन्होंने बैकवर्ड इंटीग्रेशन कैसे कैसे किया। पहले ही विमल बेच रहे थे, ओनली विमल। उन्होंने कहा यार कपड़ा है, एक काम करे, कपड़ा कैसे बनता है? यान से। तो पॉलिस्टर फिलामेंट यान बना लेते हैं साहब। तो पॉलिस्टर फिलामेंट यान बनाने लग गए। बोले यार इसके लिए क्या काम में आता है? बोले इसके लिए पॉलीमर काम में आते हैं। तो भैया पॉलीमर भी हम बनाएंगे। तो बोले यार पॉलीमर किससे बनता है? बोले पेट्रोकेमिकल से। बोले साला वो भी हम बनाएंगे। बोले पेट्रोकेमिकल में क्या होता है? बोले भाई साहब वो तो ऑयल की रिफाइनिंग से आता है। अरे बोले रिफाइनिंग भी हम ही डाल लेते हैं। तो ये पीछे 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 जाते रहे। क्लियर? इसको कहते हैं बैकवर्ड इंटीग्रेशन। तो जिनसे ये माल लिया करते थे, बाद में इनको माल बेचने लग गए, इतना बड़ा काम हो गया इनका। डन। तो ये स्ट्रेटजी आप भी अपने बिजनेस में देखो, क्या कहीं लगा सकते हैं? सर इसका फायदा क्या है? पहली बात, वेंडर पे डिपेंडेंसी खत्म। भाई हम तो खुद ही बना रहे हैं, जितनी जरूरत होगी बना लेंगे, तेरे पे डिपेंड है थोड़ी तू कब बनाएगा, कब बेचेगा, क्या क्वालिटी, क्वालिटी पे मेरा पूरा कंट्रोल है, हमेशा अवेलेबिलिटी है, और सस्ता मिलेगा और लार्ज वॉल्यूम पे मिलेगा। तो ये बेनिफिट आप भी चाहें तो सोचिए कि आपकी बिजनेस पे ये स्ट्रेटजी काम में आती है। अब आते हैं कि सर जी चलो ठीक है, ऐसे पीछे करते करते इनके मन में आया कि रिफाइनरी डाल देते हैं। तो राहुल जी रिफाइनरी के इन्हीं के मन में आया, और लोग भी तो डाल सकते थे, और ये क्या वर्ल्ड में अकेले ही हैं? और भी तो बहुत सारे लोग होंगे। सर रिफाइनरी डालना है ना, अच्छे अच्छों के बस की बात नहीं है। और रिफाइनरी डालने में बहुत, पहली बात तो बहुत सारा पैसा लगता है। जब इनकी जामनगर रिफाइनरी का फर्स्ट फेज बना था, $6 बिलियन लगे थे। आज की रेट में अगर रुपए की वैल्यू 80 रुपए है तो $6 बिलियन होता है लगभग 50,000 करोड़। तो उस समय जो भी रुपए की वैल्यू होगी, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट, इसकी जो ROI आती है, रिटर्न आती है, वो आती है मात्र 6 से 8%, और बनाने में खर्चा ही 12%। तो हर किसी के बस की बात नहीं थी। करें, धीरूभाई अंबानी बोला नहीं रुको, एक काम करते हैं, हम क्या करेंगे,
छोटे लेवल पे रिफाइनरी बनाएंगे ना तो महंगी पड़ेगी। हम क्या करते हैं, बड़े लेवल पे बना देंगे तो कॉस्टिंग वैसे सस्ती पड़ेगी, प्लस हम रिफाइनरी में कुछ ऐसी चीजें डालेंगे कि लोग 10 प्रोडक्ट बनाते हैं 20 प्रोडक्ट बना पाएंगे। ऐसा 2 चीजें इन्होंने सोची, इसके बारे में अभी डिटेल में बताऊंगा क्या और कैसे होता है। इन्होंने प्लांट डाला और स्केल, अब राहुल जी कितनी बड़ी बना ली होगी। प्लांट का फेज 1 बना था, ये 5000 एकड़ में एरिया फैला हुआ था, 31 स्क्वायर किलोमीटर में, 31 स्क्वायर किलोमीटर में इसका कंस्ट्रक्शन हुआ था। 350 मेगावाट के पावर प्लांट लगे थे, 2 केमिकल प्लांट लगे थे, 105 मील रोड बनी थी, 3000 फैमिली के रहने की जगह बनाई थी, एक समुद्र के पानी को, खारे पानी को नॉर्मल करने का सी वाटर एलिवेशन का प्लांट लगा था, एक आईटी नेटवर्क बना था जहां पे 2500 टर्मिनल जुड़ जाएंगे और 200 किलोमीटर फाइबर ऑप्टिक केबल बनी थी। और ये सारा काम इन्होंने 1999 में किया था। और ये इतना ज्यादा जो भसड़ है, आप बोलो सर जी इसमें 20 साल लगे क्या, 3 साल में बनाया था, 3 साल में। उस समय भैया वर्ल्ड में बाकी रिफाइनरी जो लगाया करते थे उसकी 40% कॉस्ट में बना लिया फर्स्ट फेज। सेकंड तो भी बाकी है मेरे दोस्त। अब सेकंड फेज पे अपन आते हैं। और सेकंड फेज कितना बड़ा था, क्योंकि आपको लग रहा होगा अच्छा मुकेश अंबानी बाप के पैसों पे ऐश कर रहा है। सर जी सेकंड जो इसका फेज बना था, पिताजी एक्सपायर हो चुके थे, बंटवारा हो चुका था, सेकंड फेज ने अकेले ने बनाया है और वो फर्स्ट फेज के टक्कर की चीज बनाई थी अकेले ने। और उसमें क्या क्या था वो बताऊं इससे पहले, अगर आपको लगा हो कि सारा इतना डिटेल में रिलायंस के बारे में कभी किसी ने बताया नहीं और भाई साहब ऐसी इन्फॉर्मेशन लाया करो, तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दो नहीं किया हो, क्योंकि अभी मैं जियो पे भी डिटेल की स्टडी लाने वाला हूँ, धीरू भाई अंबानी पे भी लाने वाला हूँ, और अभी तो मैं देश की सबसे बड़ी कंपनी के बारे में बता रहा हूँ, मैं विश्व की सबसे बड़ी कंपनी सऊदी अरामको के बारे में भी बताने वाला हूँ। तो चैनल पे बहुत सारा कंटेंट आने वाला है और इतना ही डिटेल वाला आएगा। सेकंड जो रिफाइनरी लगी थी उसमें टोटल 2 लाख से भी ज्यादा इंजीनियरिंग और सप्लाई के डॉक्यूमेंट लगे थे। जो नक्शे लगते हैं ना, अगर आप अपना घर बना रहे हो तो नक्शे लगते हैं, 2 तो छोटे मोटे, बाथरूम का नक्शा, इसका नक्शा, 2 लाख से ज्यादा नक्शे लगे थे। 1,65,000 टन कंक्रीट, 1,38,000 टन स्ट्रक्चर स्टील, जो कि 15 एफिल टावर के बराबर है। जो साइट बनी है ना उसका एरिया लंदन से भी बड़ा है। लंदन देश से बड़ी तो साइट बना रहा है मेरा भाई। एक टाइम पे 80,000 वर्कर काम किया करते थे साइट पे, 8,000 वेल्डर, 8,000 कारपेंटर, 5,000 पाइप फिटर हमेशा मौजूद रहते थे। डिजाइनिंग में टोटल 1 करोड़ घंटे का टोटल कंबाइंड वर्क लगा है। 18,000 किलोमीटर की इलेक्ट्रिक केबल, 15,000 किलोमीटर की इंस्ट्रूमेंट केबल, 20,000 किलोमीटर की पाइपिंग और 250 किलोमीटर की रोड, ये बनाई हमारे मोटा भाई ने। अब राहुल जी पूछोगे, राहुल जी अगर रिफाइनरी वर्ल्ड की सबसे बड़ी इसकी है और अगर दुनिया ने बाकी लोगों ने भी लगा रखी है तो ये प्रॉफिटेबल कैसे हुआ? आप कह रहे थे इसमें मार्जिन नहीं है। देखो पहली बात तो स्केल, जब कोई चीज इतने बड़े लेवल पे बना दोगे भाई साहब, एक रिफाइनरी में 10-10 kgf समा रहे हैं, इतनी बड़ी बना दोगे तो चीजों की कॉस्टिंग वैसे ही सस्ती पड़ेगी। दूसरी बात, ये भाई साहब गुजराती लोग हैं, मारवाड़ी लोग हैं। मैं गुजराती लोगों को बहुत पसंद करता हूँ, मारवाड़ी में खुद हूँ, कि भाई साहब एफिशिएंसी इनकी रग रग में है। जहां नॉर्मल रिफाइनरी का वेस्ट 5% के आसपास होता है, जामनगर में वेस्ट होता है 0.20%। आधा मार्जिन तो यही निकाल लिया इन्होंने। और आ जाओ साहब, कोई सी रिफाइनरी कितना बढ़िया काम करेगी ये डिपेंड करता है उसके CI पे। CI का मतलब कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स। कॉम्प्लेक्सिटी से मतलब है ये रिफाइनरी कितने प्रकार के रॉ मटेरियल को प्रोसेस कर सकती है। तो अगर एक नॉर्मल CI की रिफाइनरी है तो बोलेगी भैया एक काम करो, 50 तरह का कच्चा माल मैं प्रोसेस कर दूंगी और ये 20 तरह के आइटम बना देंगे। रिलायंस कहता है सुनो, हमारी रिफाइनरी का जो CI है वो है 21.1, यानी हम 170 तरीके का रॉ मटेरियल ले आओ और हम उससे 100 से ऊपर तरीके के एंड प्रोडक्ट बना देंगे। तो रिलायंस के पास ऑप्शन है कि जब मार्केट में माल ऐसा मिल रहा है कि क्रूड ऑयल आया $50 का, तो $50 का ऑयल को तो सब कर सकते हैं, पर जो $20 का एकदम कचरा माल है उसको कोई नहीं कर सकता। रिलायंस बोलता है मैं कर दूंगा, तो गंदे से गंदे मटेरियल को प्रोसेस कर देता है, तो सस्ते से सस्ता मटेरियल प्रोसेस करता है, प्लस दुनिया भर के आइटम बना सकता है। तो बाजार में अगर पेट्रोल का भाव ऊंचा है तो पेट्रोल ज्यादा बनाएंगे, बाजार में लगता है पेट्रोल में कम भाव मजा नहीं आ रहा, डीजल में है तो पेट्रोल कम डीजल ज्यादा बना देगा। अरे बोले दोनों ही कमजोर पड़े हैं तो गैस बना देते हैं, और कमजोर पड़ा है कुछ और केमिकल बना देते हैं। ऑप्शन भी तो दुनिया भर के हैं, मौका देख के चौका मार देते हैं। कॉस्टिंग सबसे कम है, कैसे नहीं कमाएंगे भाई। इसीलिए
इस साल की बात करूं, इस क्वार्टर की, जुलाई 2022 से सितंबर 2022 में रिलायंस इंडस्ट्रीज का प्रॉफिट था 13,656 करोड़। पर डे कितना होता पता है? 151 करोड़ पर डे। तो सीआई इंडेक्स आप समझ गए कितना कॉम्प्लेक्स है। तो ये किसकी कॉम्प्लेक्सिटी है? 21.1। और भारत सरकार के जो है, भारत पेट्रोलियम की 10, एचपीसीएल की जो रिफाइनरी है बठिंडा में 12, आईओसीएल की है जो ओडिशा में 12.2, एसआरओएल की रिफाइनरी 11.8। भैया सबसे डबल ट्रिपल लेवल पे है, इसलिए बाकी रिफाइनरी की तुलना में पर बैरल पे $4 एक्स्ट्रा का प्रीमियम लेते हैं मोटा भाई। अभी मैंने आपको बताया कि भैया ये है जामनगर रिफाइनरी, इतनी बड़ी बनाई थी, ये वाला गेम चल रहा है, इसलिए कम से कम तो कॉस्ट आती है और ज्यादा से ज्यादा पैसे कूटता है, कम से कम वेस्टेज होता है, कंपटीशन लेनी देनी कहीं आसपास है ही नहीं। इंडिया का क्या, पूरे वर्ल्ड का क्रूड प्रोसेस करके बेच दे हमारे मोटा भाई। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊंगा, अब आपके पैरों से धरती खिसक जाएगी। इतना सब कुछ करने के बाद भी मोटा भाई बोल रहे हैं पेट्रोल डीजल में अब वो बात नहीं रही। जैसे जैसे ईवी आ रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल आ रहे हैं, पेट्रोल की इंपॉर्टेंस कम होगी। तो धीरे धीरे पूरी जामनगर रिफाइनरी को इस तरह से रिस्ट्रक्चर किया जा रहा है कि अब पेट्रोल का तो धीरे धीरे पेट्रोल कम करते करते प्रोसेस करना ही बंद कर देंगे, डीजल भी बंद कर देंगे। सिर्फ केमिकल्स जो इंडस्ट्री में काम आते हैं और जिनमें मार्जिन इन पेट्रोल डीजल से भी डबल है, वही चीजें बनाएंगे। तो रिलायंस का आपको लग रहा है कि अभी तो बहुत पैसे कमा रहा है, पैसे तो ये अब कमाएगा। अब इसमें सीखने वाली बात क्या है कि सर जी इसको लग रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल आ रही है, 10 साल बाद पेट्रोल की डिमांड कम होगी, आज से तैयारी कर रहा है। हमको तो भैया जब प्रॉब्लम आ जाती है, जब हम मंदी में फंस जाते हैं तो पता पड़ता है अरे जी डूब गए। इसको मंदी 10 साल पहले से दिख रही है और ये आज उसकी प्लानिंग में लगा हुआ है, इसीलिए इनको विजनरी कहते हैं। और अगर ये देश का सबसे नंबर 1 आदमी बन के बैठा है तो आप बोलो जी पॉलिटिकल कनेक्शन है, बाप का पैसा है, जो भी है सर आप भी कमा लो, किसने का दिक्कत करी। दिमाग वैसा चाहिए, विजन वैसा चाहिए। आपने मुझसे बोला था भारतीय पे सीरीज लेके आओ, इंडियन हीरो पे सीरीज लेके आओ। पहला एपिसोड था ये जामनगर रिफाइनरी। अगले एपिसोड में बात होगी जियो पे। बात अच्छी लगे वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और हर व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देना। और लोगों से पूछना रिलायंस पैसा कैसे कमाता है, जब आंसर नहीं पता हो ना वीडियो चिप देना। धन्यवाद, जय हिंद।